नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात उन्होंने की है। आपको बता दें कि सीएम योगी यूपी भवन से पीएम आवास पहुंचे और 10:45 पर पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू हुई। ये बैठक करीबन सवा घंटे तक चली। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 पर चर्चा हुई थी। साथ ही कैबिनेट विस्तार पर भी मुहर लगी है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें जुलाई में एमएलसी बनाया जा सकता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनके आवास पर मुलाकात करी है। उसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट करने के लिए निकले। साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श किया गया है। संकेत बहुत बड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब सूबे के मुखिया सूबे में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से लौटने के बाद राजधानी में सियासी हलचल एक बार फिर से चरम पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आज राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी चेहरे लखनऊ में मौजूद हैं, जिसके बाद सीएम और राज्यपाल की अगर मुलाकात होती है तो उसमें जरूर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और कोरोना संक्रमण से छवि पर लगे दाग को साफ करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली। इस क्रम में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो इस काम को संसद के मानसून सत्र से पहले निपटा लिया जाएगा। संभवतः इस फेर में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी शुरू कर दी है। अभी तक लगभग 2 दर्जन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। जल्द ही सारे मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो जाएगा। गौरतलब यह भी है कि मोदी सरकार में अभी 60 मंत्री मौजूद हैं, जबकि संविधान के अनुसार इनकी संख्या 79 तक हो सकती है। दो 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्रीय दल भी अपना कील काटा दुरुस्त करने में लग गए हैं। जी हां, मिर्जापुर से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करी। हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं खबर से पहले, वो आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन इधर राजधानी में क्या हुआ? राजधानी में शुक्रवार को उनकी बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना दल कृष्णा गुट को कुछ सीटें दे सकती है। कुर्मियों के बड़े नेता माने जाने वाले सोनेलाल पटेल के बाद अपना दल के 2 फाड़ हुए। अपना दल में इन दिनों मचे घमासान में समाजवादी पार्टी की एंट्री होती है, कूद पड़ती है। सपा के कदम बढ़ाने से अब कृष्णा और पल्लवी पटेल खुलकर अखिलेश यादव के साथ हो गई हैं। पल्लवी पटेल की आज अखिलेश यादव के साथ भेंट को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक मूव कहा जा रहा है। माफ कीजिएगा, शुक्रवार को यह मीटिंग हुई थी और इसको बड़ा राजनीतिक मूव कहा जा रहा है। पल्लवी पटेल शुक्रवार को कृष्णा पटेल का संदेश लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिली। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार सुर्खों चला है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। इसके मद्देनजर मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई पल्लवी पटेल की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से मिलती हैं और ये घटना आम नहीं हो सकती। उनकी बहन मिलती हैं गृह मंत्री से, पल्लवी पटेल की मुलाकात होती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से।
देखिए पूजा, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी समय अपना दल जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अनुप्रिया पटेल नेतृत्व कर रही थी उस समय। चुनाव जीतने के बाद केंद्र में अहम जिम्मेदारी अनुप्रिया पटेल को मिली, लेकिन परिवार को संभाल नहीं पाई, दो फाट हो गए। कृष्णा पटेल यानी उनकी मां और उनकी छोटी जो बेटी बहन है पल्लवी पटेल, वो एक तरफ हो गई और खुद अनुप्रिया पटेल दूसरी तरफ हो गई। यही विवाद लगातार चलता आ रहा है और जब भी चुनाव आता है, चाहे 2019 की बात करें या 2017 की बात करें या फिर आने वाले 2022 के चुनाव की बात करें, ऐसे में दोनों परिवार जो हैं वो आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को कहीं न कहीं विपक्ष तरफ रुख अपना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा कि अमित शाह से उनकी जो बड़ी बहन है अनुप्रिया पटेल मुलाकात करती है और उत्तर प्रदेश के जो सीटों को लेकर वहां पर बार्गेनिंग की जाती है और सरकार में अहम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में भी जिम्मेदारी बढ़ाने की बात कहती हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में उसका तुरंत रिएक्शन देखने को मिला कि अनुप्रिया पटेल की बहन कृष्णा पटेल तुरंत, पल्लवी पटेल तुरंत अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं। कहीं न कहीं इसके सियासी मानने को देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी मत रहा है कि छोटी छोटी पार्टियां को मिलाकर 2022 में उतरेंगे। बड़ी पार्टी पर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ है ये जग जाहिर है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो रणनीति है कि छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर 2022 में बीजेपी को मात देने के लिए लगातार सक्रिय हैं और कोशिश भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव की कामयाब हो रही है। पूजा, बिल्कुल अनूप, कहते हैं लेकिन कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो मेरे ख्याल में अखिलेश यादव ये बड़ा मूव है, बहुत सोच समझ करके लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक महीने बाद शुक्रवार को एक बार फिर से संगठन में व्यापक पैमाने पर फेरबदल कर दिया है। उन्होंने पूर्वांचल और अवध के मंडलों के मुख्य जोनल प्रभारियों की भूमिका में तब्दीली की है। मायावती विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम न आने से बसपा के लिए चिंता में इजाफा है, बढ़ गई है, लाजमी है। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के दो विधायकों लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। उनके निकाले जाने के बाद अंबेडकर नगर की काफी संख्या में बसपा जो नेता हैं वो छोड़ करके पार्टी दूसरे दलों में शामिल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बसपा की स्थिति हर कोई जानता है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा आज की तारीख में ग्राउंड में बसपा के कार्यकर्ता, राजनेता, नेता कोई नजर नहीं आते, यहां तक कि उनकी प्रमुख भी नहीं। अब ऐसे में ये जो जोनल प्रभारी हैं इनमें जो चेंज किया गया, क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो पर इस चेंज से कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल, देखिए पूजा, 2022 का सियासी बिगुल फूंक चुका है। सभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां फिट कराने में लगे हैं। सबसे ज्यादा किसी पार्टी को काम करना है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि आप समझिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी 7 सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी इस समय 6 विधायकों वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा काम मायावती को अपने दल पर करना है। यदि 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में मायावती चाहती है कि उनका कमबैक हो तो बहुत सारा काम मायावती को करना पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब वो अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने में लगी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोडल अधिकारियों को उन्होंने बदलने का काम किया है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता सदन लालजी वर्मा और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राम अचल राजभर दोनों को पार्टी से निष्कासित किया गया। अब इन विधायकों की संख्या 11 हो चुकी है, यानी 19 विधायकों वाली पार्टी में अब ओनली 6 विधायक बचे हैं। 11 विधायकों की चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन। संजीव, जिस तरीके की जानकारियां सामने आती हैं, जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं बसपा के बारे में, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव के लिए बहुत देर करी है मायावती ने। बिल्कुल, देखिए कार्डर की बात करें तो बेस वोट की बात करें उत्तर प्रदेश में तो मायावती के पास जो दलित वोट बैंक है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन पिछले चुनावों की बात करें, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, सारे चुनावों में दलित वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो
चंद्रशेखर रावण है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, यानी कि दलितों में सेंध लगाने के लिए दोनों सियासी दल तैयार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं मायावती को अपना वोट बैंक सहेजने के लिए काफी काम करना होगा और मायावती ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि जनहित से जुड़े मुद्दों की बात करें तो मायावती कहीं नजर नहीं आती हैं। पूरे सिनेरियो की बात करें, चाहे कोरोना महामारी का काल हो या फिर महंगाई के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर मायावती सिर्फ ट्वीट तक सीमित रहती हैं। इसके अलावा मायावती कहीं ज्ञान जोरों पर दिखाई नहीं देती। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। इन 3 जिलों में फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज शामिल है। स्वतंत्र देव इस दौरे के दौरान दिवंगत पदाधिकारियों के आवास भी जाने वाले हैं, वहां वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान दिवंगत बीजेपी नेताओं के घर पहुंचकर पार्टी ने श्रद्धांजलि देने का अभियान शुरू किया है। इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को लखनऊ और सीतापुर का दौरा करते नजर आए, जहां उन्होंने अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष और संस्थापक दिवंगत अनिल द्विवेदी के आवास पर पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित किए थे और परिजनों से मुलाकात भी करी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राज में बेकारी, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अखिलेश ने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि नीति आयोग के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश को सबसे फिसड्डी राज्य का दर्जा मिला हुआ है। बंदरबांट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। जनता वादा न निभाने का दंड भी वर्ष 2022 के चुनाव में जरूर देगी। तो वहीं सूबे में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 74 और संक्रमितों की मौत हो गई और 619 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को जारी बुलेटिन में पिछले 24 घंटों में 74 मरीजों की मौत। अब तक संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 21,667 हो गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,642 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। बुलेटिन के अनुसार इस समय प्रदेश में 11,127 मरीजों का उपचार चल रहा है। तो पिछले 24 घंटों में 74 लोगों की गई जान। तो वहीं कोरोना के केसेस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की पंचायतों में खाली रह गए पदों पर आज उपचुनाव के तहत मतदान किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस मतदान के लिए कुल 8,321 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, शाम को 7 बजे तक जारी रहेगा। लखनऊ में 80 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। तो पंचायत उपचुनाव चल रहे हैं। कई 100 सीटें जो हैं, कहीं पर कोरोना के चलते प्रतिनिधि, जो चयनित प्रतिनिधि हैं, उनकी मृत्यु हो गई या किन्हीं और कारणों के चलते प्रतिनिधि की जान चली गई। इस वजह से ये पद खाली पड़े थे, इन पर मतदान हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे साथ में आदित्य जुड़े हैं और गोरखपुर से संवाददाता सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मेरठ का। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले ये कंफर्म कर दीजिए। जी पूजा, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हालात नजर आ रहे हैं कि क्योंकि पिछली बार जब पंचायत चुनाव हो रहे थे, मतदान किया जा रहा था, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही कोरोना के नियमों का ध्यान रखा जा रहा था और उसका परिणाम आज तक यूपी भुगत रहा है। आज के चुनावों में क्या देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर? पूजा, कुछ को लेकर जो है लोगों की भीड़ बूथों पर नजर आ रही है, लेकिन जो वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद है वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं, क्योंकि पिछली वाली भूल वो अब नहीं करेंगे। पिछले साल जो हुआ है वो लोग भूल नहीं पाए हैं और अब की बार ये ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का साफ पालन कराया जा रहा है। जो 12 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉक हैं, उनमें 99 पदों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही खुशनुमा मौसम होने के कारण लोग बूथों पर पहुंच रहे थे। इसी के साथ जो एक माछरा ब्लॉक है, उसके एकांतपुर गांव है, वहां के लिए प्रधान पद के लिए
जो है वोटिंग उसके लिए भी जा रही है। सभी जगह सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। आदित्य, सुभाष हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास ग्राउंड जीरो से और तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं? सबसे पहले ये तमाम दर्शकों को बताइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन मतदान में बेहद जरूरी है इस समय। जी बिल्कुल पूजा जी, आज सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालन हो रहा है और चूंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और इजी वे में चुनाव हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर में लगभग 191 ग्राम पंचायत सदस्य और 6 बीडीसी और 6 जो है ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आपको ये भी बता दें कि लगभग जो है 4445 ग्राम पंचायत सदस्य व 9 जो है ग्राम प्रधान व 7 बीडीसी के चुनाव होने थे, जिसमें बहुत से लोग निर्विरोध हो गए। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन कैमरे से भी सारे बूथों पे जो है नजर रखी जा रही है। साथ में जो है 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगभग इस चुनाव में लगे हुए हैं। जी ठीक है जी। सुभाष, लेकिन अभी मैं आपसे एक जानकारी और चाहूंगी। सीएम सिटी है गोरखपुर, इसलिए आपसे मैं बात कर रही हूँ इस बारे में। देखिए, पिछली बार जो हालात रहे ग्राउंड जीरो पर, वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना कोविड नियमों का ख्याल रखा गया और उसका परिणाम पूरे सूबे ने भुगता है। तो क्या लोग इस बार अवेयर नजर आ रहे हैं खुद से? क्योंकि लोगों ने देखा, जो हालात देखे हैं उनसे वो डर भी गए थे, सहम गए थे। तो ऐसे में पोलिंग बूथों की क्या सिचुएशन है? लोग खुद से जागरूक हैं या डरे हुए हैं? पोलिंग बूथों पर उतनी लोगों की संख्या नजर नहीं आ रही है, कैसे हालात हैं? देखिए, आपको बता दें पूजा जी कि लगभग 7 ग्राम प्रधान कोरोना से अपनी जान को गंवा चुके हैं जो निर्वाचित हुए थे जी। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो कहर था वो पूरी तरीके से उस समय उफान पे था। इस समय बहुत नॉर्मल स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयर किया जा रहा था। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जो है सुझाव दे रहा था, जागरूक कर रहा था। इस बार जो है लोग काफी सजग हैं। उम्मीद है कि जो है कोई इस समय बवाल नहीं होगा या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिससे चुनाव के हालात बिगड़े और जो है कोरोना से भी लोग जो है और संक्रमित हों। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने जाना ग्राउंड जीरो का हाल। असल में लोग डरे हुए हैं, उनको पता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ तो दिक्कतें हो सकती हैं और जरूरत भी इसी बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम नया रिकॉर्ड। एक साथ 2 राज्यों की सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली राज्यपाल बनी है। 549 दिन से लगातार 2 राज्यों की राज्यपाल हैं। ओम प्रकाश कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। उत्तर प्रदेश से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक साथ 2 राज्यों की सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बन चुकी हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।